वेलकम टू स्मार्ट डेंटल एकेडमी। आउटलाइन फॉर्म और इनिशियल डेप्थ केवीटी प्रिपरेशन में हम जो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास आता है कि इनिशियल डेप्थ और आउटलाइन फॉर्म, इसको थोड़ा सा डिटेल में आज देखेंगे इस वीडियो में। इनिशियल डेप्थ हमारे पास कितनी होनी चाहिए? डेंटल एनामेल जंक्शन से 0.2 mm से लेके 0.8 mm तक हम डेप्थ इसको केवीटी को दे सकते हैं। और आउटलाइन फॉर्म हमारे पास यूं समझ ले कि मैप होता है, यानी आपके पास एक नक्शा बना होना चाहिए कि आपने कौन कौन सी बाउंड्रीज तक और किस किस हद तक इसको एक्सटेंड करना है और इसमें किस किस हद तक प्रिपरेशन करनी है। तो इनिशियल डेप्थ और आउटलाइन फॉर्म्स के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। इन प्रिंसिपल्स में हमारे पास सबसे जो पहला प्रिंसिपल है वो ये है कि आपने क्लास 1 केवीटी में वीक एनिमल बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। जो भी आपको एनिमल कमजोर लगे उसको फौरन से हटा दो। दूसरा आपके पास ये है कि आपने सारे फॉल्ट्स इसमें इंक्लूड करने हैं, यानी कि फॉल्ट्स हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं। एक फॉल्ट जो टूथ में होता है, यानी कि जैसे कि केरीज एक फॉल्ट हो गया, एक मसला हो गया। फ्रैक्चर या उसमें हाइपोप्लास्टिक एनिमल एक फॉल्ट हो गया, या उसमें डिफेक्टिव रिस्टोरेशन भी एक फॉल्ट आप कंसिडर कर सकते हैं। और डीकैल्सिफाइड जो डेंटिन होता है वो भी एक फॉल्ट कहलाता है। और दूसरे टाइप के फॉल्ट हमारे पास क्या हो सकते हैं? दूसरे फॉल्ट टाइप के यानी कि प्रोसीजर रिलेटेड फॉल्ट्स आप कह सकते हो। ओवर एक्सटेंशन आपने कर दी, एक्सटेंड केविटी, आप आउटलाइन कुछ ज्यादा ही बाहर ले गए हो। अंडर प्रिपरेशन भी एक फॉल्ट है। इम्प्रॉपर आउटलाइन केविटी की आपने इम्प्रॉपर उसको शेप दे दिया, वो भी एक फॉल्ट है। मैप की सिर्फ से आपने गलत डाल दी तो बिल्डिंग किस तरह फिर खड़ी होगी या कंस्ट्रक्शन किस तरह फिर उसमें होगी। क्या वो सरफेस जो एंगल है वो भी एक फॉल्ट में आता है। और अनसपोर्टेड एनिमल जो आपका पहला प्रिंसिपल था, आपने अनसपोर्टेड एनिमल छोड़ दिया तो भी फॉल्ट आपसे रह गया है। तो इन सारी चीजों को आपने देखना है, इन सब चीजों को केविटी प्रिपरेशन में से आपने रिमूव करना है। और तीसरा ये है कि मार्जिन आपके पास इतने जबरदस्त किस्म के फिनिश और अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स होने चाहिए कि जब आप उसमें रेस्टोरेशन डालो तो उनमें मार्जिनल लीकेज के चांसेस कम हो और मार्जिन आपके पास बहुत ही जबरदस्त किस्म के फिनिश उसमें आए। फिर उसके बाद फैक्टर्स आ जाती है। फैक्टर्स की एक और वीडियो है इसी प्लेलिस्ट में पड़ी है, और उसमें काफी सारे डिटेल्स उसके फैक्टर्स केविटी प्रिपरेशन के फैक्टर्स की डिटेल्स मैंने दी हुई है, वो उधर से आप देख लो। और नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ फीचर्स, यानी कि आउटलाइन फॉर्म और इनिशियल डेप्थ के फीचर्स क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले हमारे पास इसके जो कस्प होते हैं उसके स्ट्रेंथ को हमने प्रिजर्व रखना है। और जो मार्जिनल रेजेस होती है, सेकंड मार्जिनल रेजेस की स्ट्रेंथ को भी हमने प्रिजर्व रखना है, यानी कि उसको बहुत ही ज्यादा एक्सटेंडेड फॉर्म में बहुत ज्यादा काटना नहीं है। फेशियोलिंगुअल जो हमारे पास एक्सटेंशन होती है केविटी की वो भी हमने लिमिटेड रखनी है जहां तक पॉसिबल हो सके। अगर पॉसिबल नहीं है फिर तो मजबूरी है, लेकिन अगर पॉसिबल है तो उसको लिमिटेड रखे। एनामोलोप्लास्टी का आप यूज करें। एनामोलोप्लास्टी क्या होती है? एनामोलोप्लास्टी आप ये समझ लो कि एक जगह पे आपको आपकी केविटी या जो आपकी केरीज है वो डेप्थ में नहीं गई, और उधर जब आप उसको रिमूव कर देते हो तो प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, रेस्टोरेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो उधर आप उसको थोड़ा सा रिमूव कर दो, उसको प्लान कर दो ताकि फ्यूचर में उधर फूड एकमुलेशन, फूड स्टक ना हो। तो इसको शेप चेंजेस, एनिमल के शेप को चेंज करना, उसको सासर शेप में लेके आना, राउंड करना, इसको कहते हैं एनिमलोप्लास्टी। ठीक है। थर्ड आपका जो है कि जो दो करीब फॉल्ट्स हो जिनका डिस्टेंस एक दूसरे के बीच में 0.5 mm से कम हो, तो वो दोनों आप उनको मिला के एक केविटी बनाओ। उनको अलग अलग केविटी बना के रिस्टोर मत करो। ठीक है। और एक और जो फीचर होनी चाहिए ये है कि आपने डेप्थ ऑफ द केविटी को रिस्ट्रिक्ट रखना है एक लिमिट तक, यानी बहुत ज्यादा आप गहराई में उसको मत लेके जाओ। 0.2 से लेके 0.8 mm तक हमारे पास डेंटो एनामेल जंक्शन के नीचे आप जा सकते हो, ज्यादा गहराई में मत जाओ। और 0.2 mm फिट्स एंड फिशर पे आप 0.2 mm रख सकते हो, जबकि स्मूथ सरफेस पे 0.2 से लेके 0.8 mm तक रख सकते हो। इसके बाद आउटलाइन फॉर्म और इनिशियल डेप्थ में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन भी होने चाहिए। रूल्स एंड रेगुलेशन में सबसे पहले हमारा ये है कि प्रिपरेशन आप उस हद तक करो जब तक केवीटी केरीज केविटी में
नेचुरल जो आपका हेल्दी टूथ है वो ना पहुंच जाए। यानी डेप्थ आप उतना रखो जब तक केविटी केरी से गंद पड़ा हुआ है उसको साफ करते रहो, नीचे चलते रहो। पहला रूल हो गया। सेकंड रूल ये हो गया कि आपने मार्जिन को, केविटी के मार्जिन आउटलाइन फॉर्म है ना, तो उसके मार्जिन को आपने कस्प की हाइट पर नहीं छोड़ना। अगर कस्प की हाइट पर आप छोड़ोगे तो उधर फ्रैक्चर के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे। ठीक है। अगर इंक्लिनेशन यानी कि चढ़ाई, कस्प की चढ़ाई की आप हाफ से ज्यादा चले गए हो, प्रिपेयर कर रहे हो, केविटी वो उधर अंदर आ रही है केविटी आउटलाइन में, तो उसको फिर आप रिस्टोर मत करो, उसको आप कस्प कैपिंग दे दो। कस्प कैपिंग हमारे पास कितने टाइप्स की होती है? 2 टाइप्स की हमारे पास कस्प कैपिंग होती है। एक को हम कंजर्वेटिव कस्प कैपिंग कहते हैं जिसमें आप एमलगम और कंपोजिट यूज कर सकते हो, और दूसरे को हम कहते हैं फुल कस्प कैपिंग जिसमें हमारे पास ऑनलेस ये होती है ऑनलेस, और क्राउन्स ये होते हैं क्राउन्स। तो ये दोनों हमारे पास फुल कस्प कैपिंग में आते हैं। तो रूल्स में यही है कि अगर आप हाफ इंक्लिनेशन ऑफ द कस्प से ऊपर चले गए हो तो आपने फिर कस्प कैपिंग करनी है, उसको रिस्टोर नहीं करना, वरना तो उधर फ्रैक्चर और टूटने के चांसेस ज्यादा होंगे। फ्रैक्चर हो गया तो आपकी रेस्टोरेशन फेल हो गई। और फिट्स और फिशर पे अगर हमारे पास स्ट्रेंथ, एक और रूल ये है कि फिट्स एंड फिशर पे अगर केविटी या जो कीड़ा लगा हुआ है वो डेप्थ में नहीं गया, गहराई में नहीं गया, तो उसमें आप एनेमोप्लास्टी करो और रेस्टोरेशन को उधर भूल जाओ। एनेमोप्लास्टी हमने अभी कुछ देर पहले देखा कि क्या होता है। ये हो गया आपका आउटलाइन फॉर्म, यानी कि मैप के आपने केविटी को कौन कौन से हद तक एक्सटेंड करना है और उसको कितना गहराई तक लेके जाना है, इनिशियल डेप्थ। और इसके बाद आने वाली वीडियोस में हम हमारे जो नेक्स्ट स्टेप्स है केविटी प्रिपरेशन के वो देखेंगे।